हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी हमारी सीरीज का पहला वीडियो आ चुका है जहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर के काफी सारे वन शॉट एक साथ में कंप्लीट किया, जो 40 मिनट्स में हुआ था। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के 40 to 50 मिनट्स में कोशिश करेंगे बहुत सारी केस स्टडीज करने की। मैं कुछ 14 से 15 क्वेश्चंस लेकर आया जिसमें हर एक टॉपिक मोस्टली कवर्ड है, तो चलो क्यों ना फटाफट सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, केस स्टडी पढ़ते वक्त गाइस हमेशा एक रूल याद रखना, हमें कभी भी क्वेश्चन को स्टार्ट से नहीं पढ़ना है। पहले हमें यह जानना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो पूछी तीन चीजें कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस, दूसरा लिस्ट द प्राइमरी एक्टिविटीज, और तीसरा हाउ दिस प्रोसेस हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हम तीन चीजें बतानी, सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसेस, सेकेंड द प्राइमरी एक्टिविटीज एंड थर्ड द प्रोसेस। प्रोसेस कैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव हेल्प करता है। तो बेसिकली चैप्टर 1 से तो थोड़ा इजी हो जाता है अभी बताने के लिए, बट एग्जाम में जब इतने सारे चैप्टर्स के एक साथ आते हैं तो दिक्कत आ सकता है, ठीक है। और अभी क्लास में सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं ताकि वो पार्टिसिपेशन मिले, ताकि आपको भी थोड़ा सा वॉइस नोट आए, पता चले कि कितने समय में आपको जवाब देना है। तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। आयुषी, एक्सप्लेन द प्रोसेस। आयुषी वर्क्स एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन अ कॉर्पोरेट हाउस. She begins a new session every time by acquainting the trainees with the process which is vital for achieving the goals of the organization effectively and efficiently. कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम effectively efficiently अचीव करते हैं? कौन सा होगा इसका आंसर? प्रोसेस का नाम क्या होगा? नेम द प्रोसेस। प्रोसेस कौन सा होगा जिसमें अपने गोल को इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव करते हैं? द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज योर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जहां पे जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, उसको हम इफेक्टिवली एज वेल एफिशिएंटली अचीव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज? इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस की प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? मैंने कल लिखवाया, वन शॉट में भी बताया था, दैट वेर प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling. These are the part of the process. तो first कौन सा है प्रोसेस? प्लानिंग। उस मैनेज प्रोसेस का नाम है मैनेजमेंट, और उस मैनेजमेंट के प्रोसेस के कौन सी चीज है? 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हाउ दिस प्रोसेस हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमें कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज के नीड्स के बारे में सोचना चाहिए। इसमें प्लीज मेंशन द वर्ड रिकंसाइल। हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल गोल में रिकंसाइल रखना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशनल अपने गोल को तभी अचीव कर सकता है जब कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल गोल को एक साथ अचीव करे। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फिर से हम पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट बीइंग रिजर्व्ड इन द फॉलोइंग लाइन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज आपको इसके लिए क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। He has created an internal environment which is conducive to an effective and efficient performance of 10 relationship management executives. कौन सा होगा? कौन सा होगा इंटरनल एनवायरनमेंट? यहाँ पे 10 इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा होगा? ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट जहां पे हम इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपने परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी योर मैनेजमेंट। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग रिफर्ड ओवर हियर। अब ये तो हो गया कंसेप्ट हमारा मैनेजमेंट। अब आपको मुझे क्या बताना है, इसके अंदर कौन से हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस आते हैं। शुरू करते हैं। तो जयंत इज वर्किंग, he has created internal environment, यहां तक हो गया। A typical day is like consists of series of interrelated functions. He decides the target with the objective of the whole. यहां पे हम एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें। यहां तक कौन सा हो जाएगा गाइस? फ्यूचर कोर्स एडवांस में कौन सा फंक्शन हो जाएगा? दैट विल बी प्लानिंग। कौन सा हो जाएगा? कहीं ना कहीं हमारा ये फंक्शन हो जाएगा प्लानिंग। The various resources required by relationship managers like an iPad with GPS system, account opening form, brochure, detail of account holders are made readily available to them. Sufficient authority भी दी जा रही है। क्या हो गया ये वाला? क्या हो गया? Sufficient authority, responsibility आते ही कौन सा फंक्शन आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा गाइस? अथॉरिटी। कौन सा? प्लानिंग हो गया। बाकी सोचो गाइस, प्लानिंग हो चुका है तो उसके अलावा बाकी 4 ही होंगे। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे बीएसटी में एक ही चैप्टर में आता है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। तो द सेकंड फंक्शन ओवर हियर इज ऑर्गेनाइजिंग। Jayant work in close coordination with the HR management, so he is able to create maintain a satisfied workforce. वर्कफोर्स आते ही कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी स्टाफिंग। अच्छे एम्प्लॉयज होने चाहिए, बढ़िया एम्प्लॉयज आने की बात आ गई तो कौन से की बात कर रहे हैं? स्टाफिंग। तीसरा हो गया स्टाफिंग। समझ आया? नेक्स्ट, सॉरी,
Through constant guidance and motivation, inspire team to realize their full potential. Types of incentives. Incentives आते कहाँ पे आ जाएगा? Incentives कहाँ पे हो जाते हैं? That will be a part of directing. हम अपने employees को जो incentives देते हैं, motivation, financial incentives किधर आते हैं? Directing. और last क्या है? Moreover, he keeps a close watch on the individual performance to ensure that they are in accordance with the standards. हमारे standards होने चाहिए. That will be controlling. देव देखते हैं ना टाइमिंग वो ओवर बैटरी ना हो जाए बस. ठीक है, चलो नेक्स्ट. फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए. तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तीसरा थोड़ा सा इजी है मेरे हिसाब से, तो मुझे याद आ रहा. हाँ चलो. Suraj works as a salesman and company selling pet accessories and food. He has been given a target of selling 1200 units of food packets in a month by offering a maximum 10% discount. In order to meet his monthly sales target, he offered 15% discount to his customer. Is Suraj effective? Yes or no? Effective? Yes or no? कितने लोग yes बोल रहे हो तुम पांचों में से? Yes? Yes? No? हाँ जल्दी बोल. Yes? 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 Answer is yes. The reason is effective का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा टारगेट है वो टाइम पे हो जाना चाहिए. मुझे कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ता. मैंने यहां डिस्काउंट 10% दिया, 15% दिया, 50% दिया, अगर 90% में डिस्काउंट दिया था तो भी इट्स एन इफेक्टिव, क्योंकि टारगेट क्या था? 1200 यूनिट्स बेचना. अगर ऑन टाइम आप अपने टारगेट को बेच देते हो, टारगेट को पूरा कर लेते हो, तो विल कंसीडर योरसेल्फ एज इफेक्टिव. तो यहां पे क्या सूरज इफेक्टिव है? यस, सूरज इज इफेक्टिव. उसने अपने टारगेट को, अपने गोल को टाइम पे पूरा किया है. क्लियर है? क्या अगर इस क्वेश्चन में यह सवाल आता, क्या सूरज एफिशिएंट है? क्या सूरज एफिशिएंट है? हाँ या ना? यस और नो? नो, बिकॉज इसने रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया. डिस्काउंट देना चाहिए था 10%, दिया कितना? 15. ज्यादा पैसे वेस्ट कर दिए. चलो थर्ड. अब नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन अगेन. इज सुजाता एफिशिएंट? सुजाता वर्क्स एज अ डिजाइनर इन एक्सपोर्ट हाउस. As per the terms of an order received by the export house, she has to get 1000 units of denim jackets made in 15 days at 2000 per jacket. She is able to complete her target production in 20 days because in order to complete the order in 15 days, she would have made the workers work overtime. As a result, the cost of production per jacket may be increased by 100. क्या वो efficient है? हाँ या ना? हाँ या ना? एक मिनट ले लो गाइस. यू कैन ऑल्सो थिंक 10 सेकेंड फटाफट. क्या वो एफिशिएंट है? हाँ या ना? एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. जितना हो सके, जहां तक हो सके, इसको शेयर कर दीजिएगा. अब नेक्स्ट है सुजाता एफिशिएंट है क्या? यस. देखो एफिशिएंट क्यों है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं गाइस. यहाँ पे जो टारगेट था, हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने थे. अगर यहाँ पे टारगेट पूरा करने के लिए हम एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते, तब हम एफिशिएंट नहीं कहलाते. बट उसने बोला मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करूंगी. तो वी आर एफिशिएंट ओवर हियर. बट क्या हम इफेक्टिव है? हम इफेक्टिव नहीं है. डन. चलो फोर्थ हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the various features of management highlighted in the above line. चलो guys, I give you 10 seconds. एक साथ आप सारे सोच, 20 seconds लो, फटाफट सारे सोच लो. 20 seconds. स्क्रीन पूरा दिखा रहा हूं, फटाफट. 4 मिनिमम. और लास्ट वाला बता देता हूं, मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल. So Anju and Manju are good friends. Considering the facts that the activities involved are common to all organizations, both of them take up a job level in different organizations as per the individual area. Anju took up
इज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह एप्लीकेबल होता है। क्या हो गया? परवेसिव। फर्स्ट मिल गया परवेसिव, एक मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट में, इनटैंजिबल। in and strive to increase the sales, joins and works diligently to realize relating employment to specially able person। तो ये क्या है? हर एक का गोल था, एक का गोल था सेल्स इंक्रीज करना, एक का गोल था एनजीओ को सर्व करना। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, दो मिल गए, गोल ओरिएंटेड। तीसरा, both of them have to perform a series of continuous composite functions, लगातार करते जा रहे। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Anju may spend more time in planning and layout, others may spend more sorting on the employees. Both make conscious efforts, feeling of team spirit। हमने जब इसका पॉइंट पढ़ा तब क्लियरली लिखा था टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजमेंट किस तरीके की एक्टिविटी है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या है? मैनेजमेंट एक तरीके की ग्रुप एक्टिविटी। और लास्ट, मैनेजमेंट किस तरीके का है? नोटिसेबल नहीं है, बट कैसे? ये भी हमने कल वन शॉट में देखा था। एम्प्लॉयज आर हैप्पी, देयर इज ऑर्डरनेस, नो चाउस, मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। वापस 20 सेकेंड्स गाइस। तीन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। और तीन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। चल सॉल्व स्टार्ट करें, 20 सेकेंड्स आप। हाँ वो पर्सनल हुआ। चलो, इट्स एबल टू अर्न, एडुकेट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। एडुकेट रेवेन्यू क्या कवर करने के लिए? कवर टू कवर कॉस्ट। तो कौन सा हो जाएगा? एडुकेट रेवेन्यू, रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट, दैट इज सर्वाइवल। नेक्स्ट, इट कैपिटल बेस्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोडक्शन ये सब इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तीसरा, द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, उससे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। ये तीनों कौन से हो गए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तीनों मिल गए। The employees of the company are happy and satisfied with the remuneration, working condition, promotion वगैरह। Employees भी happy है, तो ये कौन सा हो गया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और लास्ट कौन सा है? As a part of moral obligation, the company has taken many initiatives providing employment to specially abled। ये कौन सा हो जाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव। डन। चलो 6 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट आगे चलेंगे। 7th, वेरियस रीजन। यहां पे आपको बताना है इंपॉर्टेंस। हमें 15 मिनट में 6 क्वेश्चन सॉल्व, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 7वां करो चलो। इसमें आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चारों हो गए। सबसे पहले इट रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। तो कौन सा आ जाएगा? मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। द कंपनी बिलोंग्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर are made in the government regulation, regular meeting that people are not aware of related changes, adapt. Management creates a dynamic organization। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाता है गाइस? डायनामिक। This helps the company to maintain a competitive edge. She motivates and leads in such a manner that are able to achieve personal goals while contributing to overall. Management helps in achieving personal goals या objectives. Last, in the process of fulfilling her duties for the growth, she helps in providing competitive service, adopting new technology। हम जब सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, एक ही मोटा सा आएगा, कौन सा आएगा? डेवलपमेंट ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। लास्ट तो 4 थे इसमें। सबसे पहले रिड्यूस कॉस्ट, याद रख लो गाइस, रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी through following a composite functions of planning, organizing, staffing, directing and controlling. फिर management helps in achieving the group goals. with these इसमें से importance revise करा रहा हूँ. Management creates a dynamic organization. Management helps in achieving personal objective. और last, management helps in development of society. चलो, explain the nature of management. Explain भी करना है. वापस से 20 seconds. यप, करेक्ट गाइस। इतने ही टाइम में आप लोगों के भी जो वीडियो देख रहे हैं, जब यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स उतना टाइम पे अगर आंसर दे सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी बच्चा इसको लाइव रिकॉर्डेड देख रहा है यहाँ तक, प्लीज़ आप भी उतने टाइम पे ट्राई करो कि आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज आर्ट। कहाँ से बताता हूँ, यहाँ पे क्लियरली मुझे लास्ट वर्ड में मिल गया था, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। अब जब इसको अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो इसके मैनेजमेंट एज एन आर्ट आपके 1 मार्क हो गए। बाकी 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, कि यहाँ पे लिखना है कि आर्ट और मैनेजमेंट में दोनों जगह थियोरेटिकल नॉलेज होती है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड पीए, दैट इज योर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। चीज़ों को हर कोई अपने स्टाइल में जैसे पढ़ाता है वैसे ही हर कोई मैनेज करता है, आर्ट भी, सिंगर, डांसर, हर कोई। और लास्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव, वीपीसी, इट्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रांग होते चले जाओगे। इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क, क्या, ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। क्या है अर्थात, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। क्लियर, आर्ट हो गया। चलो इसको फटाफट रीड कर लो गाइस, मैं रीड करने का टाइम दे रहा हूँ, 20 सेकेंड्स, यू कैन रीड दिस। क्या हुआ, नहीं मजा आ रहा? हाँ, बट क्लास में मस्ती नहीं हो रही, एकदम सीरियसली बस पढ़ रहे हैं। ऐसे सिर्फ 22 दिन और। क्या ऐसे ही कर रहा हूँ? क्यों? नहीं नहीं, ना ना, मैं नहीं करूँगा, पर मैं ऐसे टॉर्चर जरूर करूँगा। हाँ पढ़ लिया, चलो नेक्स्ट, आगे पढ़ना है नहीं, बस टाइम पास करा लो। चलो है, चल आ जाओ। क्यों? इस वीडियो उससे क्या होगा? है ही नहीं अपने पास, अभी जमा करेंगे भाई धीरे धीरे। चलो हाँ हाँ, फिर चलो, धर्मा कंसिडर मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। हाँ पता नहीं, चलो। Dharma is a well-known businessman in the field of publishing. He owns the success of business through his own education and team of certified management. Therefore, decided to send both his children Dhanush and Damini abroad to acquire degree in business management. He feels that over the world there is a market growth in management, but still is not considered full-fledged profession because Dharma and consider management as a discipline. Management as a discipline. Please इसको लिख लो, या आप लोग भी लिख लो। धर्मा कंसिडर मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन बिकॉज बहुत सारे थियोरीज एंड प्रिंसिपल है जो हमने फॉर्मुलेट किए हैं। थियोरेटिकली वेल डिफाइंड कोर्स होता है मैनेजमेंट, यहाँ पे भी सारे प्रिंसिपल्स, सारे थियोरीज, सारे कंसेप्ट एकदम प्रॉपरली डिफाइंड है। जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, कहीं ना कहीं एकदम प्रॉपरली डिफाइंड है और हर एक मैनेजर्स को इन प्रिंसिपल को सीरियसली फॉलो करना है। और क्यों मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं होता, तो कोई भी आप पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे हमारे प्रोफेशन में देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, आपको डिग्री लेनी पड़ती है। डिग्री कैसे मिलती है? थ्रू
एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन देके आपको डिग्री मिलेगी। बट क्या मैनेजमेंट में कोई डिग्री की जरूरत है? क्या कोई एग्जामिनेशन की जरूरत है? नहीं, कोई डिग्री कोई एग्जामिनेशन देनी नहीं पड़ती। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सेकेंड, क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन है? हमें यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। सीएमए आईसीए का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन हम जब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो क्या किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना है? नहीं। तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन में एकदम सीरियसली कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं, बट मैनेजमेंट में है क्या? नहीं। डन। चलो, चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10th। Management as an art and management as a science. गुड गाइस, गुड। मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज साइंस। गाइस मैं आपको ये समझाता हूँ क्यों आर्ट और साइंस दोनों बोला जाता है। हमारे मैनेजमेंट को साइंस इसलिए बोला जाता है, द रीज़न इज कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, जैसे साइंस के प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके डिराइव हुए हैं, एक्सपेरिमेंट करके रिपीटेशन करके बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके डिराइव हुए, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी डेवलप किए गए। लेकिन मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों है? बिकॉज ये जो प्रिंसिपल्स है जो आप चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हो, ये प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस है। इन प्रिंसिपल को हर कोई मैनेजर अपने स्टाइल में अपने तरीके से अप्लाई करता है, इसलिए मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फीचर ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फिजिकल साइंस। मैनेजमेंट और साइंस में बेसिक डिफरेंस क्या है? दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या है? यूए, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ, ये तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो गया, सॉरी, यूवी, यूनिवर्सल वैलिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। अब दुनिया में कहीं भी लगाओ, लगा सकते हो, लेकिन हर बार आपको वो सेम रिजल्ट नहीं देंगे। साइंस के प्रिंसिपल लगाओ, हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विल गिव यू वाटर, बट जरूरी नहीं है। जैसे सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ोगे डिवीजन ऑफ वर्क, हर बार आपको से स्पेशलाइजेशन मिले, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चलो, 10th हो गया। नेक्स्ट, इन द अबव केस आइडेंटिफाई द कंसेप्ट हाउ डज हेल्प इन कैरिंग आउट मैनेजमेंट फंक्शन सक्सेसफुली। कौन सा कंसेप्ट है? देव आंसर। हाँ, अबव केस आइडेंटिफाई द कंसेप्ट। करेक्ट, क्लियरली लिखा हुआ था, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एसेंस what I decided to spend in office or the deliberate efforts to integrate the diverse activity. डाइवर्स एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना किसका काम हो जाता है? दैट इज योर कोऑर्डिनेशन। अब आपको कोऑर्डिनेशन मिल गया। अब इसके बाद आपको इसके 3 ही इंपॉर्टेंस है, तीनों लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले कौन सा है? ग्रोथ एंड, किसी को नहीं आते, ग्रोथ एंड साइज। सेकेंड फंक्शनल, और थर्ड स्पेशलाइजेशन। गुड 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 गुड। चलो, क्लियर? मार खाएगा तू कसम से, अब ये नहीं आया तो, ये वाला नहीं आया तो याद रखना तू। चलो, चलो, Functional differentiation.
क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन को प्लीज गाइस सब अच्छे से पढ़ोगे, क्लियरली दिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो इट हैज टू बी, जब दोनों डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, जोर से बोल, कोऑर्डिनेशन। करेक्ट, द रीजन इज कोऑर्डिनेशन। उसके 3 फीचर्स, सबसे पहले फीचर्स, ये इंपॉर्टेंस है, फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, इज अ डेलिब्रेट। अब इंटीग्रेट्स में एम्प्लॉयज की बात होती है, यूनिटी ऑफ एक्शन में डिपार्टमेंट्स की बात होती है, परवेसिव में बात होती है सारे डिपार्टमेंट सारे लेवल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात होती है टॉप लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट को, और ऑपरेशनल लेवल डे टू डे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। प्लीज गाइस इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ये 2 टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा। चलो, कौन से लेवल पे काम कर रही है गीतिका? गीतिका इज वर्किंग एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, रिलेट्स टू फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजी। गोल्स और स्ट्रैटेजी कौन सा लेवल बनाता है? टॉप लेवल। और उसके अलावा बाकी फंक्शंस बताओ। सी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर, बिजनेस एक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्टिविटीज, प्रोडक्शन परचेसेस। कोऑर्डिनेशन आएगा तो टॉप लेवल, कॉर्पोरेशन आएगा तो मिडिल लेवल। प्रोडक्शन को परचेज कर कॉपरेट करना चाहिए, परचेज को सेल्स के साथ कॉपरेट करना चाहिए, कौन सा आ जाएगा? मिडिल लेवल। डन। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। अरुंधति हैज बीन प्रमोटेड द पोस्ट ऑफ द कंपनी, आइडेंटिफाई द लेवल। डिपार्टमेंटल हेड किस में आ जाएंगे? डिपार्टमेंटल हेड आ जाएंगे मिडिल लेवल। अब देख लेते हैं इसके कौन से। सबसे पहले इंश्योर करना इसके डिपार्टमेंट में नेसेसरी एम्प्लॉयज है, उनको काम असाइन करना, उनको काम मोटिवेट करना, और दूसरा जो मैंने बताया था कोऑपरेट करना। इसके अलावा एक और है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसी के साथ हमारा सेकेंड वीडियो खत्म होता है। हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जहां पे हम चैप्टर 2 का 1 शॉट करने वाले हैं। ठीक है, टाटा, बाय बाय, बाय गाइस।